बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 27 अप्रैल बरोज़ इतवार मेरे साथ खालिद जमील साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। हम इनसे कुछ जानेंगे, कुछ हक़ाइक़ जो अंदर की ख़बरें हैं इनसे हम इनसे वो पूछेंगे या हमें बताएंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि अडयाला जेल एक बार फिर मरकज़ व महवर करार पाया है और दो बड़े जो है वो सुलह के लिए रजामंद हो गए हैं। और वो दो बड़े कौन से हैं जो सुलह के लिए रजामंद हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। खालिद जमील साहब से पूछे कि वहाँ का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या जानना चाहेंगे। फिर एक इन्होंने अपने व्लॉग में लिखा था कि इमरान खान हमारा है, मैं भी इमरान खान हूँ। इस हवाले से इनसे पूछेंगे कि वो असल स्टोरी क्या है, वो हक़ाइक़ क्या है। और फिर चीफ मैदान छोड़कर भागे या आ गई, आज एक स्टोरी आई है, इस पर बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। और फिर ये जो इस वक्त तनाव है पूरा, इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस तमाम तर जो तनाव की कैफियत है, इसमें इंटरनेशनल बैन अवी बरदरी क्या सोच रही है, उस सफारती तौर पर हम कहाँ खड़े हैं, ये सारा कुछ हम खालिद जमील साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस बात पर आते हैं सबसे पहले कि ये जो तनाव की कैफियत 22 अप्रैल से और हिंदुस्तान ने अपने सरहदी इलाके जो है वो उन्हें वहाँ पर ऐलानात भी करवाए कि 48 घंटों के अंदर अंदर अपने फसलें काट लें। क्या समझते हैं ये मामलात कहीं डिफ्यूज़ होंगे, या जिस तरह वहाँ एक हिंदुस्तान के अंदर वो एक ऐसे नहज पर पहुँच गया है कि वहाँ से कोई वापसी का रास्ता उसका है या नहीं है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जब भी कशीदगी होती है या इस किस्म के हालात पैदा होते हैं, तो इसमें दोनों तरफ के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, ख़ास तौर पे जो सियासी मफादात हैं, ये कार फरमा होते हैं। चाहे अब इसके अंदर भी नरेंद्र मोदी इन हालात से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। वहाँ पे जो हिंदुत्व की सोच है, जो एक इंतहा पसंदाना सोच है, वो ये तकाजा करती है कि आप पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ें, आप उसके जिस सफारतकारों को निकालें, आप पाबंदियाँ लगाएं, या वीज़ा कैंसिल करें, आप पानी बंद करें, या आप पानी जो है छोड़ दें सैलाब वाले पे। ये उनको सूट करता है पॉलिटिकली, जो उन्होंने किया। दूसरा, उनकी नेवी ने मिसाइल टेस्ट कर दिया, जनाब अच्छा जी हम बड़ी एटमी ताकत है, हम हमला भी कर सकते हैं। तीसरा, जो कि सरहदी इलाकों में ये आप फसलें काट लें, गंदम काट लें 48 घंटों के अंदर अंदर, जो है ये आप जो है कि अपनी जो लैंड फोर्सेज हैं इसका मतलब है कि आप वो आगे बढ़ा रहे हैं, आप कि जी हम ज़मीनी हमला भी कर सकते हैं। तो फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी और सफारती और सियासी हर सतह के ऊपर अपने उन्होंने स्टेप्स लिए। इकनॉमिकली भी आप पानी और एग्रीकल्चर सारी साइड देख लें, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बराह रास्त जंग है ना दोनों मुल्कों की, वो शायद नहीं होगी। उसकी वजह भी बताता हूँ। उससे पहले आप खुद कंट्रोल लाइन के इलाकों के रहने वाले हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, आप बेहतर समझते हैं कि जब भी हल्का फुल्का, जब इधर इलेक्शन या कुछ मामलात हों या इधर कोई तनहा फील कर रहा हो, तो उधर छुरलियाँ छोड़ना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये एक ऐसा मसला है कश्मीर का या इंडिया का या क्रिकेट का, कि जहाँ सारी कौमें इकट्ठी हो जाती है। तो जब आपके आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होती, आप बिल्कुल लावारिस यतीम से बने होते हैं, तो उस टाइम आप कोई ना कोई छुरली छुड़वाते हैं, तो आगे चले किसी जगह में इकट्ठे हो जाएंगे, हमें मदद मिल जाएगी। यही हाल उधर दूसरी तरफ भी है। तो अब आप तीसरा दिन है, आप देख लें LOC के ऊपर जो है टक टुक शुरू हो गई है कि जनाब रात को अच्छा इधर से फायर हो रहा है जी, उधर से फायर हो रहा है जनाब, बड़ी जंग शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया, एक ही हो गया। अभी जो अगला स्टेप इंडिया जो ले सकता है, वो मेरा ख्याल है जो फरवरी 2019 की तर्ज के ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, वो शायद वो ज़रूर ऐसी कोई कोशिश करेगा। और उनकी मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी जो है कि वो एयरफोर्स को इस्तेमाल करेगा, ज़मीनी शायद कोई ऐसा हरकत नहीं करेंगे। और अगेन ये LOC का और वही एरिया आपका जो ये मुजफ्फराबाद LOC और ये जो सेक्टर है, ये आपका जो है ना कि कम से कम स्पेस है यहाँ पे, बिल्कुल या आप फजा में बहुत ऊंची हाइट पे आएँ और तेज आपकी फ्लाइट हो और आप कर्व लेके निकल जाएं, जैसे आपने लास्ट टाइम बालाकोट के ऊपर करके और आपने ड्रॉप किया और जाके जंगलों में गुजर गया। लेकिन ये आप वायलेशन भी कर लें, ड्रॉप भी कर दें, कोई अपना वेपन अपना एक नैरेटिव बना लें, हमने वहाँ पे कैंप तबाह कर दिया, तो इस किस्म की सर, बालाकोट जब ये उसने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो जिस तरह उन्होंने कराया था और हमारे कुछ दरख्तों को नुकसान, वो तो एक वर्किंग बाउंड्री की उसने मुखालफत की थी ना। हाँ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर होता है तो थोड़ी ये डिफरेंट सिचुएशन होती है। आया LOC की तरफ से है ना, बिल्कुल आया, बॉर्डर की तरफ से नहीं है, LOC की तरफ से आकर मुजफ्फराबाद से दाखिल, और फिर जो ये मुजफ्फराबाद का एरिया यहाँ से आके उसने ड्रॉप करके निकल गया। उन्होंने अपनी तरफ से ये किया कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, उसकी रेंज में रहे, उसमें से आप अगर बालाकोट या मनसेरा की साइड पे गड़ी हबीबुल्ला जो है कि वहाँ से अगर आप आते हैं, तो उसमें आप ये देखें कि उन्होंने कोशिश ये किया कि इंटरनेशनल बॉर्डर को ज़्यादा वायलेट नहीं करें, LOC को कर जाएं, वो फिर भी चलें ठीक है, वो कहते हैं हमारा है,
हम कहते हैं वो उधर वो कब्जा, वो कहते हैं ये पाकिस्तान का कब्जा है, तो ये मौक़िफ़ है ना कि डिस्प्यूटेड जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इसलिए इस एरिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायलेशन ना हो, थोड़े टाइम पे आप आकर निकल के भाग के जाएं, ये उनका नुक्ता नज़र है। अच्छा, बराह रास्त जंग उसकी वजह यह है कि दोनों एटमी मुल्क हैं जी, ठीक है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ फैला हुआ है जी, ज़्यादा, इसकी ना आप अफगानिस्तान की तरफ जाएं तो नहीं है। अगर आप न्यूक्लियर वॉर हेड इधर फेंकने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अगर ज्यादा आगे फेंकेंगे तो वो फिर आप अफगानिस्तान मिडल ईस्ट की तरफ असरात जा सकते हैं, ईरान की तरफ जा सकते हैं, आप वही नहीं करेंगे। आप अगर दरमियान में या उससे पीछे फेंकेंगे तो फिर आपका अपना पंजाब, राजस्थान और नीचे आपका गुजरात तक जो है कि सारे एरिया मुतासर होंगे। तो इसलिए उनके लिए एक डिसएडवांटेज ये है, अगर हम न्यूक्लियर अटैक करते हैं, हम अगर फ़र्ज़ किया उनके कलकत्ता को, तो बांग्लादेश उसके असर में आएगा, या उनके मिड में फेंकते हैं तो फिर इंडिया इतना बड़ा है कि शायद उसके असरात ज़्यादा नहीं फैलेंगे। लेकिन कोई भी दोनों मुल्कों में से एटमी हथियार इस वक्त पाकिस्तान इसलिए एतबार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की मईशत बड़ी कमज़ोर है। इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ तो 4 वज़ीर ख़ारजा से हम खुद मिन्नत अल्लाह करके फ़ोन करके उनसे बात की है, ठीक है, तो दुनिया तो सारी उधर खड़ी है। तो इसलिए अगर ऐसे हालात के अंदर हम अगर पहल करेंगे तो फिर हम जारियत बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, न्यूक्लियर वॉर हेड में आप दूसरा जो है ना सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास, वो हमने जो नेवल सबमरीन से और नेवल बेसिस से हम जो फायर कर सकते हैं वो हमारे पास सेकंड कैपेबिलिटी है कि अगर आप इधर फायर करते हैं तो हम उधर से आपको न्यूक्लियर वॉर हेड जो है कि आपके ऊपर फेंक सकते हैं। हमारे पास अबाबील भी है, हमारे पास शाहीन भी है, गौरी भी है। अबाबील जो है कि फिजा मदार से बाहर चला जाएगा, वापस आएगा तो 8 से 16 एटम बम फेंक सकता है बैक पे, ठीक है। और गौरी और शाहीन जो है वो आपका गौरी जो है कि वो 1500 किलोमीटर तक जा सकता है, तो बम्बई और दिल्ली उसके निशाने पर बड़े आराम से है। और जो शाहीन है वो 2500 किलोमीटर तक जा सकता है, और 1900 किलोमीटर बनता है कलकत्ता और उनकी कोस्टल एरिया सारा जो बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो पूरा इंडिया हमारी रेंज में है। तो हमें एक तजर्बा कर देना चाहिए था एक डेटरेंस कायम करने के लिए, जो हमने अभी तक नहीं किया। उसकी वजह भी शायद वही है, जो इकोनॉमिकली डिप्लोमेटिकली हम वीक पोजीशन पर हैं। तो वो जो फुल फ्लैज वॉर है वो तो इम्कान बहुत कम नजर आता है, लेकिन हाँ सर्जिकल स्ट्राइक और ये जो टक टुक है, ये मारा मारी है, ये जो है चलती रहेगी इनकी। इससे जुड़ा सर सवाल एक और है, इसी से जुड़ा वो सवाल ये है कि कल आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एबटाबाद में कहा कि साफ शफाफ तहकीकात करें तो हम कोऑपरेट के लिए तैयार हैं। अब क्या समझते हैं सर, पार्लियामेंट का फोरम तो मौजूद है ना, ये जमहूरियत जिस तरह भी है, शहबाज शरीफ साहब का वहाँ खड़े होकर खिताब करना मुनासिब था या पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ठीक जगह पे खिताब किया है कि जिस जगह से उनको सारी ताकत मिली है, इख्तियार मिला है, तो उन्होंने वही खिताब करना है। अवाम ने तो इख्तियार दिया नहीं उनको, खिताब किया। अगर अवाम ने उनको इख्तियार दिया होता, अवाम ने उनको पार्लियामेंट या वजारत उज़्मा के मनसब पे बिठाया होता, तो फिर तो पार्लिमानी फोरम था जहाँ पे आप खड़े होकर बात करते थे ना। नरेंद्र मोदी ने जब सऊदी अरब से आया तो वो एयरपोर्ट के ऊपर बैठ के उसने पहली सलामती कमेटी की मीटिंग की, तो उसके अंदर कोई फौजी आपको नजर नहीं आ रहा, वर्दी वाला दूर दूर तक। फिर उसने आके जब अपने दफ्तर में मीटिंग किया तो वहां भी टेबल के चारों तरफ के ऊपर तमाम सिविलियंस बैठे हुए थे, फौजी तो बॉर्डरों के ऊपर जहाँ भी उनका काम था वो कर रहे थे। अब हमारी अगर चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर मीटिंग वहां पर तो मोदी, वहां पर आप जिस तरह कह रहे हैं वहां फौजी इसलिए नहीं करते क्योंकि मोदी वो कोई काम करता है तो उसका क्रेडिट भी वो कहता है कि ये चीफ आर्मी स्टाफ को जाता है, वो तो एक क्या चाबी वाला खिलौना है ना मोदी। हाँ, तो इस यहाँ देखे ना, अब ये शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे जाके जो है कि अपनी तरफ से और जिया जिन्होंने लिख के तकरीर दी, अब वहाँ पे जिस जगह पे इवेंट है तो वहाँ पे आप उनकी मर्जी के खिलाफ वो से काम नहीं कर सकते होते, तो ठीक है। अब उन्होंने चंद दिन पहले कन्वेंशन सेंटर पे जो तकरीर की थी वही गले पड़ी हुई है अभी तक, ठीक है। तो ये वहाँ पे जाके जो तकरीर करवाने का मकसद कि जी हम जैसे कि हमारी एकेडमी है और मिलिट्री एकेडमी और यहाँ से मैसेज जो है बड़ा सख्त शायद जाएगा, नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ से मैसेज वहाँ पे खड़े होकर अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तहकीकात में ताउन करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब है कि जो आपने वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या वो झूठ था, जो प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं कि उसने सारा कुछ किया है, हम उसको तस्लीम कर रहे हैं फिर, ठीक है। अब उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, उसने कहा कि शहबाज शरीफ की औकात ही क्या है, इसके बयान को मैं क्या है, पहले तो उन्होंने इनकार किया, वाकई से अब कहते तहकीकात करके दे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो जगह का इंतखाब इसलिए कि उनको जो सारी की सारी ताकत है वहीं से है, जो इक़्तिदार में, अगर अवाम उनके पीछे है नहीं है तो इसलिए वो ठीक जगह पे खड़े थे। ये जो 48 घंटों का अल्टीमेटम जो आपके पंजाब में ये वाघा से अटारी से मुंसलिक जो उसके देहात थे हिंदुस्तान के, वहाँ ऐलानात हुए जी के 48 घंटों के अंदर अपनी फसलें काट ले, और वो कोई अपनी फौज आगे लेकर आया। आप क्या समझते हैं कि कोई ये रवायती
किसी किस्म का कोई हो सकता है ये या? मेरे ख्याल है जो लैंड फोर्सेस की जो उनकी मूवमेंट तो चल रही है, वो तो कोई इसमें शक नहीं है। ये होता बेसिकली ये है कि आप देखो, इंडिया एक बहुत बड़ी मीशत है। जी बिल्कुल, उनके उनके 760 अरब के डॉलर के उनके रिजर्व जो हैं कि अगर आपके जी। 750 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, तो उनकी मूवमेंट ला के वहाँ पे खड़ा करके दबाव बढ़ाकर अगर वो आपकी फोर्सेस को एक महीना भी इंगेज करता है, तो हमारे पास तो इंपोर्ट बिल जो है वो पूरे जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 1.5 महीने के इंपोर्ट बिल है हमारा। हाँ टोटल। और 8 से 10 जो है कि बहुत हुआ तो हम 2 हफ्तों के हमारे पास ऑयल रिजर्व्स हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे हम? उसको बाजवा साहब ने कहा था ना, छनकना जैसे बजाएंगे, फवाद चौधरी, फैसल चौधरी ने कहा था, उसके बाद फिर हम छनकना बजाएंगे। तो वो बेसिकली आपकी जो मैशत और आपके नर्व्स के साथ खेल रहा है वो। कि आप अपनी नेवल मूवमेंट किया उसने, अपनी एयर मूवमेंट उसने की हुई है, अपनी ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट की हुई है, ताकि आपको एंगेज करे, आपको आपके रिसोर्सेज को जाया कर बेसिकली वो ये टैक्टिक्स यूज कर रहा है। मेरा ख्याल है ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर इतना जो है कि लैंड उसमें नहीं है, सिर्फ अपनी फसलें काटना ये करें। मुमकिन है कि अच्छा इधर से कुछ टक टक हो भी तो, ताकि वो आग लगती है ना, आप गंदम में आप हल्की सी चिंगारी फेंकेंगे तो वहाँ आग लग जाएगी। आप फसलें उठा लें, सब कुछ कर लें। तो ये वो नफ्सियात से और आसाब से खेल रहे हैं। असल जो है कि वो सिर्फ उसने सफारती सतह के ऊपर जो एक प्रेशर बिल्ड करना था, एक जो सपोर्ट लेनी थी इंटरनेशनल, वो उसने ले लिया। पाकिस्तान यही सवाल सर, मैं अब बात सफारती हल्कों की तरफ निकल पड़ी है, तो ईरान के हमारे शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका आज बयान थोड़ी देर पहले आया कि ईरान अगर किरदार अदा करना चाहता है तो हम रजामंद हैं जनाब, उस सालिस का किरदार के हवाले से। हिंद क्या सोच रहा है ये पता नहीं, एक फरीक तो रजामंद हो गया। देखिए, हमने कारगिल से लेके अब तक हमेशा यही सोचा कि हम पहले पंगा लेंगे, हम पहले मारेंगे, और जब मारेंगे तो प्रेशर पैदा होगा, तो अच्छा फिर चीन आएगा या फलाना मुल्क आएगा, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा और सुलह हो जाएगी। जब जनरल मुशर्रफ गया था ना चाइना के दौरे पे, जब ये सी पैक और इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट हुआ, उससे पहले तो उस वक्त चाइनीज लीडरशिप ने इनसे कहा कि आप कितना दिन जंग लड़ सकते हैं? तो इनका जी हम 10 से 15 दिन, बहुत हुआ तो जी महीना। उसने कहा जी फिर हम तोक़ा करते हैं कि आप या बाकी जो दोस्त ममालिक हैं वो इंटरवेंशन करेंगे और यूएन, और फिर उसके बाद उसने कहा जो आपके पास ये 15 दिन या महीने के जो आपके पास वसाइल हैं, जब आपके पास ये 15 साल या 30 साल के वसाइल होना तो फिर जंग लड़ें आप। अच्छा, फिर पंगेबाजी करें आप। तो आपने 15 दिन के अपने वसाइल सारे ज़ाया करके फिर जो सुलह पे आनी, तो पहले सुलह करके जो है कि अपने आप को मजबूत करें माशी तौर के ऊपर, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है कि हमारी सोच इस वक्त से ये है। तो लेकिन ये क्योंकि छोटे ज़हन के लोग हैं, छोटे छोटे सियासी मफादात हैं हमारे, जिसकी वजह से टक टोक और ये कर दो तो हमें हमायत मिल जाएगी, ये कर दो तो हमें ये हो जाएगा, ये कर दो तो कौम इकट्ठी हो जाएगी। अब पाकिस्तान की कौम भी जो है ना, वो अब मुतालिबा पाकिस्तान वाली कौम नहीं है। अब ये डिजिटल दौर की कौम है और इसने बहुत कुछ देख लिया, सीख लिया। तो अब मेरे ख्याल है इस किस्म की चौंचले नहीं। अच्छा सर, नाज़रीन, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं खालिद जमील साहब मेरे सीनियर हैं, मैं इनसे बहुत सीखता हूँ। एक सवाल इनके सामने मैं रखता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल परसों एक ट्वीट किया कि जी ये जो हमने यहाँ पर बसाए लोग आकर, इसका जिम्मेदार कौन है? ये ख्वाजा आसिफ साहब किससे मुखातब थे, किससे पूछ रहे थे? ख्वाजा साहब जो है ना, ये हम तो दुआ करते होते हैं कि ऐसे मौकों के ऊपर तो ख्वाजा साहब भी और ख्वाजा साहब के लीडर भी ना ही बोले तो अच्छा है। कि जब भी बोलते हैं, एक दो पहले बोले थे तो वो जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मियां साहब का बयान चला गया था, ये ले सबूत, तो शुक्र करें। अच्छा साहब, बुरा फैसला था वो साकिब निसार और वो खोसा की अदालत का, गालियां बहुत देते हैं, लेकिन उस फैसले ने पाकिस्तान को बचा लिया। उसने कहा ये तो सर्टिफाइड झूठा आदमी है जिसकी गवाही लेकर आए हुए हैं, तो बच गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब को तो जो इख्तिदार में अभी लाए हैं ना फॉर्म 47 के मुताबिक, वही इन सारे लोगों को लाए थे। अब ज़िया-उल हक की शूरा के अंदर ख्वाजा साहब के वाले साहब थे, ख्वाजा सफदर साहब, एहसन इकबाल साहब की वालदा थी जी, नवाज शरीफ साहब, ये सारे लोग, ठीक है ना। तो उस वक्त तो ये जो है लाल किले पे झंडा लहराने के नारे लगाया करते थे। आपके वो जो नीला बाट जाके जलसे करते थे, ठीक है, दील कोर्ट में जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की मौजूदगी में कि जनाब हम तो लाल किले पे झंडे लहराएंगे जी, और उन्हीं की मदद से फिर जिन पे आज ये गिला कर रहे हैं कि उनको कौन लाया था, तो उनसे तो पैसे लेके आपने बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख उसामा बिन लादेन का नाम इन्होंने लिया ना, तो ये वो तो बेनज़ीर किताब में लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तो ख्वाजा साहब इधर उधर पूछने की बजाय अपनी मंजी तले डांग फेरें, अपने नीचे मुतहतों से पूछें, वो बंदे दे पुत्र दसो तुसी की, बंदे दे पुत्र बनो तुसी की हर इन्हें बिठाया। अब आप देखें ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो ट्वीट किया कल ख्वाजा आसिफ के ट्वीट पर जी, उसने कहा क्या ख्वाजा साहब माजी की गलती को तस्लीम कर रहे हैं, तो क्या आप अभी नहीं है? उसने ये कहा है कि मार्च के मिड में बोलान दरिया मस्तूंग जिला, इसके किनारे पे
दाइश का तरबियती कैंप था जी। जहाँ पे बलोच कौम पर जो जंगजू हैं उन्होंने कैंप तबाह किया और 30 बंदे मारे हैं, जिसमें इंडिया के, तुर्किया के, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के दाइश के जंगजू हैं। अब वो कहता है जी आपको क्या नहीं पता, आपकी इंटेलिजेंस को ये है, हम बलोचों के खिलाफ तो ऑपरेशन कर रहे हैं, वहीं पे दाइश की तरबियत का गाय है, उनके खिलाफ हम क्यों नहीं कर रहे। तो ये उसने जो सवाल उठाया है बेसिकली वो कह रहा है कि आप तो अभी भी ये काम कर रहे हो तो आप गिला किससे क्यों करते हो, हमने तो चलो जिहाद कर लिया, अफगानिस्तान सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो ये तो अभी भी कैंप तो है। ख्वाजा साहब अपने मतात से पूछे, तो वो तो पूछ नहीं सकते, वो तो बेचारे खुद जो है कि उनसे पूछेंगे तो फिर सियालकोट जाके नहर पे हम चुपेंगे, वो जैसे नहाते होते हैं उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते वो, फिर तो वजारत भी चली जाएगी। अच्छा सर, ये आपने अपने व्लॉग में, मैंने सुना है आपका व्लॉग का, तो ये जो कहा आपने उसमें जिक्र किया कि इमरान खान हमारा, मैं भी इमरान खान हूँ, ये असल में कहानी क्या है? देखो ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब सिंध के अंदर इस वक्त भुट्टोइज्म है। भुट्टो के असल वारिस जो है वो आसिफ जरदारी साहब नहीं है, वो बिलावल जरदारी साहब भी नहीं है। बिलावल जरदारी साहब भी तो सियासी वसीयत के बाद बिलावल जरदारी भुट्टो बने थे ना। तो जो जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर हैं, जो जुल्फकार अली भुट्टो के पोते हैं, मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे हैं, बेनज़ीर के जो भतीजे हैं, गुज़श्ता रोज़ वहाँ पे एक तकरीब थी उनके अंदरूने सिंध में, जहाँ पे वो खिताब कर रहे थे और वो सिंध से अपनी निस्बत का इजहार कर रहे थे। तो उन्हीं के साथ जो खड़े थे स्टेज पे लोग, उनमें से खातून ने इमरान खान का तस्करा किया आहिस्ता से आगे होके, तो उसने कहा बिल्कुल कि मैं भी इमरान खान हूँ और इमरान खान भी हमारा है। तो अब ये सिंध के, और उस जुमले के बाद वहाँ पे जो जोशो खरोश था वो ऐसे लग रहा था जैसे आसमान को छूने लग गया। तो अब इसका मतलब यह है कि अंदरूने सिंध में भी जो एक आम हारी है, एक आम का किसान है, एक आम फर्द है, जो मजदूर है, वो भी इमरान खान की आवाज़ को समझते हैं, वो भी इस काबिल हो चुके हैं कि मुताला पाकिस्तान की ऐनक उतर चुकी है और वो दुनिया को समझने लग गए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाज़ है, पाकिस्तान की जो यूनिटी की इलामत है, एक ज़माने में कहा जाता था बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर। अब बेनज़ीर के घर के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान, हम भी इमरान खान है, इमरान खान हमारा है। तो ये चीज़ हमारी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को और इनको समझनी चाहिए। ये जो कहते हैं ना सर कि फजीलत वो जिसकी मुखालफिन भी तारीफ करें, ये एक स्टोरी की है, इसके एंड पर लिखते हैं अंसार भाई साहब ने स्टोरी की आज कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैदान छोड़कर भाग गए। ये 2019 की बात करते हैं वो लिखते हैं सर कि ये एक ऐसा वाक़या है जो बहुत ही आम है और बहुत कम लोगों को इसका पता है। उन्होंने कहा कि इंकशाफ हुआ है कि 2019 में पाक भारत की कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में एक इंतहाई हसास मकाम को निशाना बनाकर इंतहाई दुरुस्त अंदाज से निशाना बनाने की सलाहियत और अज़म का मुज़ाहरा किया था। ये एक ऐसा वाक़या है जो बहुत ही आम है और बहुत कम लोगों को इसको पता है। बालाकोट में भारतीय फ़ज़ाइया के नाकाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कृष्णा घाटी सेक्टर, ये लिखा हुआ है, ये उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वहाँ पर, वो चीफ आर्मी स्टाफ उनका भाग गया था वो वहाँ पे। असल में ये देखो बात ये होती है कि लीडरशिप रोल क्या है आपका, वो आगे इसमें लिखते हैं, वो तारीफ की थी हिंदुस्तान ने इमरान खान साहब की जी। इसमें आप देखें याद सादिक ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा था ना, जब बाजवा आया था तो टांगे कांप रही थी और पसीने से शरबूर था वो सर से पांव तक, ठीक है। बाजवा की टोटल औकात इतनी थी, जब टैंकों में तेल नहीं यार हम लड़ नहीं सकते, उसकी इनकी तो औकात इतनी है कि आप अरबों खरबों रुपए सालाना बजट का लेते हैं और आके पॉलिटिकल लीडरशिप को कहते हैं कि हमारे पास लड़ने की सलाहियत नहीं है। लड़ा जो है कि वो ज़रूर होता है कि आपके पास वसाइल होने चाहिए, लेकिन जज्बा, अज़्म और क़यादत भी होनी चाहिए आपके पास। इमरान खान ने उस वक्त पॉलिटिकली रोल ये अदा किया था जो लीडर वाला रोल होता है, कि उसने फौरी तौर के ऊपर कौम को टीवी पे बैठ के अपनी कौम से खिताब किया और दुनिया को भी बताया। बिल्कुल जो अभी मैं कह रहा हूँ ना कि हमें एक आप मिसाइल टेस्ट कर दें, आप 2500 किलोमीटर वाला झाग की तरह बैठ जाएगा इंडिया भी, सारी दुनिया भी बैठ जाएगी फौरन। आपको यही अमेरिका, यही बरतानिया, यही फ्रांस, यही जर्मनी आपके पास बैठे होंगे, अच्छा जी बैठे हैं, आपकी सुलह कराते हैं, अभी आपको फ़ोन करने पड़ रहे हैं। तो ये लीडर अच्छा का किरदार होता है। इमरान खान ने उस वक्त ये किया था और उसके बाद उसने एयरफोर्स को बराह रास्त हुक्म दिया था बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान के, अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसका जवाब देंगे और आपने असेंबली में तकरीर की थी उसने, ठीक है हम, और जिसकी वजह से फिर जब उन्होंने ये हरकत की तो फिर हमने खुद टाइम का इंतखाब करके हमने अपने टारगेट्स को लॉक किया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उनका कृष्णा घाटी सेक्टर के अंदर, उसको लॉक किया, उनको कम्युनिकेट किया जी, उनको बताया इमेजेस के जरिए कि ये लॉक है निशाने पे, लेकिन हम ये नहीं हम उसके लॉन में मार रहे हैं। बिल्कुल हम मार सकते थे, हमें पता है यहाँ अंदर कौन है, आर्मी चीफ था वहाँ का, ठीक है। और जब वो फायर मारा और ये जब हुआ तो वो वहाँ से भाग गया यार, ये तो ठीक है। और ये अच्छा ये करके बेसिकली फिर उनको अपने पीछे लाए थे। वो जब इनके पीछे आए तो फिर इन्होंने अपना जो सेकंड इनका स्क्वाड्रन था, उस सेकंड स्क्वाड्रन ने उसको निशाना बनाया था जो इनके पीछे आ रहे थे, जिसमें अभिनंदन को भी हमने पकड़ा था। तो ये आपके लीडरशिप। अब बदकिस्मती से वो प्राइम मिनिस्टर
जिसने ये सारा कुछ किया था वो भी आज जेल में है। और उस वक्त जो गालबन डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ था ऑपरेशन का, जिसको कोर्ट मार्शल करके उसको भी हिरासत में रखा हुआ है, हाई कोर्ट में पिछले दिनों केस भी था, एयर मार्शल, दोनों इस वक्त जो है कैद अच्छा में सर, हैं। वो जेल की बात निकालने के लिए तो क्या लगता है आपको कि कुछ मामलात इस जानिब चल रहे हैं, जिस तरह मुख्तलिफ हमारे जो दानिशवर हैं वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की तरफ डेलीगेशन, मैं अलीमा खानम साहब, आपा अलीमा खानम से मैंने पूछा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन कबल, उन्होंने मैंने उनसे पूछा था कि जी क्या आपके कोई मुज़ाकरात, कोई नेगोशिएशन, इस तरह के मामलात आपकी तरफ से, तो वो उन्होंने मुझे कहा था, पहले तो उन्होंने हंस के टाल दिया, तो फिर मैंने जब थोड़ा इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त जो क्रूशल स्टेज है इत्तेहाद, यगानगत, यकजहती के लिए इमरान खान साहब को इन्हें रिहा करना पड़ेगा या उसको लाना पड़ेगा, क्या करना देखें होगा? इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के अंदर और इवन जो इस वक्त किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, जो दिफाई तज्जियाकार हैं, जो रिटायर्ड जर्नैल हैं जी, वो पब्लिकली आके कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान की आवाज़ को बाहर लेकर आओ। जनरल कयूम मलिक सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ठीक है, और मुशर्रफ के दौर से बड़े सियासत के अंदर इन है ये, और उस वक्त जब सर्विंग जनरल थे उस वक्त भी बड़े उनको मशवरे दिया करते थे ये, और फिर इनको PF वाह फैक्ट्री का इनको चेयरमैन भी बनाया गया था, पाकिस्तान स्टील मिल का भी चेयरमैन बनाया गया था। अब उन्होंने क्या, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को चाहिए कि वो अपने वो खुद भी बयान दें, मजम्मत करें इसकी और बयान दें, और उनके अपने कारकुनों को, पार्टी को भी कहें कि वो इसके ऊपर खड़ी हो। अब सबको पता है कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर वो PTI ही करती है, बाकी सब ये तो किराए के टट्टू है ना सारे के सारे, PTV में आगे पीछे बिठा दिए, आप लाख 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए दे के आप फॉरवर्ड एज रिसीव्ड मैसेज चलवाते हो, उससे बयानिए बनते हैं नहीं, तो इस वो भी करें। अब जनरल एजाज एवान है जी, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इंडिया ये समझता है कि इमरान खान जेल में है, वाहिद लीडर जो पब्लिक सपोर्ट है, क्रेडिबिलिटी जिसकी, वो इमरान खान है, वो जेल में है, बाकी सब जो है कि ये क्रेडिबल ही नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे तो कोई वहाँ से ना आवाज़ उठेगी, ना हमें रिएक्शन, ना हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन होगी, ये वीक लोग हैं, इसलिए इमरान खान की आवाज़ और इमरान खान का बाहर आना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है ना, ये अब जो उन्हीं के अपने लोग बैठकर मीडिया के ऊपर आके ये बातें कर रहे हैं, तो क्या ख्याल है अंदर ही उनको नहीं कोई कह रहा होगा, सोच रहा होगा, ये चीज़ें तो चल रही हैं कि इस वक्त देखें, इस वक्त इमरान खान ने भी जो अपने योम तसीस पे कहा था ना कि इस वक्त PTI को एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की जरूरत है, मुल्क को इमरान खान की जरूरत है। सर वो ये ऐसा ही है ना कि जिस तरह मैं ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आज इमरान खान को सर छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि जाओ यार तुम गिलगित के पहाड़ों में जाकर एक जलसा करो, तो इमरान खान वहाँ पर भी गैदरिंग इकट्ठी कर लेगा, और कहा अगर दूसरी तरफ एक जलसा उन्हें कहा जाए जाओ किसी सराह में जाकर करो, वहाँ भी इमरान खान गैदरिंग कर लेगा। घर में देखे ना उमरकोट में जो हुआ तो लाल मलई, फिर वो इत्तेहाद, यगानगत और इमरान खान का जो वो कहेंगे लोग उसी पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, आपने मुझे वक्त दिया है। तो नाज़रीन, खालिद जमील साहब ने अपने, मैंने जो सामने सवाल रखे थे तमाम तर सवालात के उन्होंने जवाब दिए और अंदर की खबरें भी आपको बताई हैं। मुझे और खालिद जमील साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।